हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो क्लास 10 मैथ है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो है ना इस प्रश्न को करने में गलती कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है हर एक क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है और इस प्रश्न में हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो जो √5 है वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। आपको पहले से पता है कि ये अपरिमेय संख्या, अगर आपको पहले से पता है और मैं आपको बता दूं कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो अब आपको प्रूव कैसे करना है इसके लिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है, आपको इसके विपरीत मानना है, अपोजिट। जैसे आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना जो √5 है, ठीक है, √5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप मान लो कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपने मान लिया ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन आप याद रखना जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर आपका √5 एक परिमेय संख्या हो चुका है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट जहां आप लोगों को एक बात याद रखना है वो क्या है, जहां जहां आपको क्या करना है, यहां लिखना है जहां ये जो आपका क्यू है, जो हर है क्यू इज नॉट इक्वल टू शून्य, ये आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका p है, ठीक है, तो ये p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √5 एंड q, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, इसका गुणा इससे कर दिया, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आप करो क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप यहां लिखो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। अब यहाँ दो पक्ष, ये देखो आपका ये आपका एक समीकरण है और इसी का आपका वर्ग करना है। तो यहाँ अगर हम p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू अगर आप 5 का वर्ग √5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा और q का वर्ग करोगे तो q² हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं q² इक्वल टू p²/5। लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग सोचो फिर बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने देखो ये जो है ये 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया है और q² को आगे इसको इधर कर दिया है। ऐसा आप लिख सकते हो। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आपको नीचे लिखना है, अगर ये जो 5 है ना, अगर p है, ये p अगर 5 से विभाज्य होगा तो p² भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे अगर कोई संख्या है p, तो p अगर देखो नीचे 5 लिखा हुआ है, तो अगर जो 5 से p विभाज्य होगा तो आपका p भी 5 से विभाज्य होगा। आपको लिखना है, देखो ये आपका एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम के टाइप का। अगर p² 5 से क्या है, विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, ये जो p² है ये 5 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है, तो जो आपका pv संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। ये याद रखना, छोटा सा पॉइंट है, कुछ है नहीं। देखो यहाँ मैंने बताया है अगर ये जो p है ये 5 से विभाज्य है तो p² भी 5 से विभाज्य होगा। बस इतना सा मैंने बताया है। अब आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा। माना, अब मैं यहाँ एक काम करता हूँ, माना p बराबर 5m। मैंने 5m क्यों माना? बच्चे यही सोचने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर आपका सिद्ध करने के लिए √5 आ जाए तो आपको 5m लिखना है, अगर √2 आ जाए तो 2 लिखना है, 2m, अगर √3 आ जाए तो आपको 3m लिखना है, ठीक है। और यहाँ √5 है इसलिए मैंने 5m मान लिया है। ओके, समझ में आया ना?
अब आपको क्या करना है, P को अगर मैंने बराबर मान लिया 5m के, तो यहाँ आपको एक समीकरण, ये जो आपका क्यू स्क्वायर है, ये जो क्यू स्क्वायर है इक्वल टू हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर में क्या लिखूंगा, ये 5 का वर्ग यानी कि 5m का वर्ग अगर आप करोगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे 5 है ना, ये 5, ये 5, ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ से मैं 5 से कट कर दूंगा, यहाँ 5 आएगा, और क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5m स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम m स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करें तो यहाँ क्यू स्क्वायर बट्टे 5 ये हमें मिल जाएगा। देखो समझना क्या है, कुछ नहीं, अब आपको यहाँ वही प्रोसेस लिखना है जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, वही आपको, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, वही चीजें लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ आपको तब जो क्यू है, क्यू 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहां ये हमारा हो गया, यही चीज मैंने यहां भी लिखा है, ये भी चीज, ये दोनों सेम चीज है, यहां P का बताया गया है, यहां Q का बताया गया। अब यहां P और Q के क्या हुए, हमें अवनिष्ठ गुणनखंड मिल गए। अब आपको लास्ट में एक चीज लिखना है, जो देख लो, यहां आपको लिखना है अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। अतः यह संकेत करता है कि जो √5 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। यहां से हमारा सिद्ध हो चुका है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। देखो कोई ऐसे आपको बताएगा, कोई दूसरे टाइप से बताएगा, सब सही है, आपको केवल समझना है, ठीक है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, ये है, ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। माना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ लो भाई, ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, ठीक है। माना एक संख्या x तथा एक संख्या x तथा जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या को मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक है। बट एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या, ये जो एक संख्या है ना, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लेकिन अगर हमें इक्वल करना है तो हमें इनमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमें बराबर करना है, तो ये हमें दूसरी संख्या में 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना ये बड़ा है और हमें दोनों को इक्वल करना है, बराबर, तो हमें 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो पहली संख्या मैंने यानी कि x माना है और दूसरी संख्या y माना है 3y। ये हमें मिल जाएगा एक, मतलब आपको समीकरण टाइप का, ठीक है। x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब देखो यहां लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये आपको पता चला। अब देखो यहाँ x, y से बड़ा है, जो x है y से बड़ा है। यहाँ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है कि x जो है, x वो किससे बड़ा है, y से बड़ा है, क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये 3 गुना बड़ा है, ठीक है, कौन, x, और y क्या है, उनसे 3 गुना छोटा है। तो अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आपको आंसर भी उसी टाइप से आएगा। अब देखो, तथा संख्याओं का अंतर आपका कितना है, तथा जो संख्याएं हैं या संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखना, अभी आपको पूरा पता चल जाएगा। तो यहां देखो, आपका संख्या यानी कि x है, y है, इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, वो हो गया 26, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो,
ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में आप क्या करो, यहां देखो ध्यान से समझो, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। समीकरण 2 में किसका मान, ये जो x का वैल्यू है, x का मान रखने पर, देखो पेपर नजदीक है इसलिए मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूं प्रोवाइड कर देता हूं कि आप लोग सारा पढ़ डालो, क्योंकि अब की बार टॉपर आप लोगों को बनना है। ठीक है, यहां देखो, यहां x है और यहां y, हमें x का मान कितना है 3y और यहां आपका y ऑलरेडी है 26। अब यहां आपका 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 और y बराबर अगर बात की जाए तो y की वैल्यू हमें मिलेगा 13, ये 13, हमें y की वैल्यू जो है 13 मिल चुकी है, ये हमें y की वैल्यू मिल गई, यानी कि छोटी संख्या मिली है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में आपका जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मैंने क्या माना था, ये देख लो, ये है समीकरण फर्स्ट, x बराबर 3y, यानी कि जो x है वो बराबर है 3y के, इसकी 3 गुनी, तो x बराबर हमें 3 × 13 में मल्टीप्लाई करना है और x बराबर 39। तो बताओ यहां पूरा हो गया ना, जो पहली संख्या ये है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 13 का 3 गुना 39। ठीक है, तो मुझे सब कुछ पता चल गया। तो अब आपको यहां लिख देना है, अतः जो अभिनिष्ट संख्याएं हैं वो लिख दो, अतः जो आपकी अभिष्ट संख्याएं हैं वो आपको कितना मिला, वो मिला 39 व आपको 13, ये हमारी दोनों संख्याएं मिल गई। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुनी है ना, मतलब पहली एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, देख लो ये आपका 13 है, 39 है, तो ये एक दूसरे की देखो 3 गुनी है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका लग चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिविजन करो। मैथ में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर फार्मूला नहीं याद कर रहे हो मैथ में तो जान लो आप मैथ में ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, फार्मूला याद करो। अगर आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर रहे हो एनसीईआरटी बुक का, तो एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एनसीईआरटी मैथ का एग्जाम्पल सॉल्व करो, विविध प्रश्नावली थोड़ा देखा करो, एंड आप लोग फार्मूला याद करो, जितने भी फार्मूला दिए गए हैं उन सबको बार बार रिवीजन करो, लिख कर याद करो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दोबारा नहीं आएगा क्लास 10 का, एक बार आपको मिला है मौका, उसमें चाहे आप टॉपर बन जाओ और चाहे आप फेलियर बन जाओ, आपके पास मौका है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप जो करना चाहते हो, मैथ में बच्चे गिर जाते हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा 70 या 75 या 18, इतना 90 जल्दी नहीं जाता भाई। मैथ में 90 लाओ तब आपको माना जाएगा हाँ आपने मेहनत किया है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलो फिर तीसरा क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन। देखो मैं जब पढ़ा रहा था ना स्कूल में, तो एक बहुत मतलब तेज बच्चा था, उसने कहा सर मुझे गुणनखंड हर एक आता है। मैंने कहा गुणनखंड आता है, हाँ सर मुझे हर एक आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गुणनखंड दे दो। बस मैंने यही गुणनखंड दिया था और बच्चे ने हाँ लगाया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देर करके लगाया था, लेकिन हाँ लगा लिया था। लेकिन अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, वो सोचो आप इस गुणनखंड को वीडियो रोक कर लगाओ। अगर आप नहीं लगा पाते हो तो इस वीडियो को देखो, आपको तुरंत लगाना सीख जाओगे, कोई भी गुणनखंड हो आप सीख जाओगे। लेकिन ये गुणनखंड एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक का है, तो इसीलिए मैं आपके इससे कह रहा हूं कि ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, आप लोग पूरा सीख जाओगे। सबसे पहले आप बताओ कौन सा गुणनखंड दिया हुआ है, 3x² - 2√6x +2। बच्चे करते क्या है, इसका फैक्टर नहीं बना पाते हैं। देखो इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले इसका जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करा लो, तो आपको मान लेना है क्या मानना है, पहले इसको बराबर 0 कर लो। ठीक है, मान लेना है, मतलब आपको अपने माइंड में रखना है कि इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आप गुणा करो तो 6 आए और जोड़ो या फिर घटाओ तो आपका इतना आना चाहिए 2√6। बताओ कैसे करोगे, आप गुणा करो तो 6 आए और अगर जोड़ो या फिर घटाओ तो 2√6 आए। कोई फैक्टर जानते हो?
नहीं जानते हो ना, मैं आपको बताता हूं। देखो समझना ये है कि जो आपका √6 है, अगर √6 है इंटू √6 है, इसे आप गुणा करोगे तो ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा, और अगर आप इसे जोड़ोगे तो 2√6 के बराबर हो जाएगा, 2√6। तो यही फैक्टर आपका यहाँ काम करता है। यहाँ आपको 3x² करना है, ठीक है, एंड माइनस आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना है √6 प्लस √6x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, ये आपको रखना है। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहां आपको करना है, यहां √6x माइनस √6x प्लस 2, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अब हमें यहां से कॉमन लेना है, क्या लेना है वो समझो। यहां से हमें कॉमन जो लेना है वो लेना है √3x, ठीक है। तो यहां से आपको केवल बचेगा क्या, आगे क्या बचेगा, यहां से एक ये जो होता है, जो 3 होता है वो 2 अंडर रूट का मिलन से 3 बनता है, ठीक है। तो यहां आपका √3 बचेगा और एक x आपने लिया है, ठीक है, एंड ये हो गया। ओके, अब यहां आपका क्या बचेगा, यहां आपने √6 है और उसमें से आपने √3 कॉमन ले लिया, तो आपका कितना बचेगा, √2 बचेगा ना। अब यहां से आप कितना कॉमन लोगे, यहां से आप कॉमन ले लो √2 को, √2 को। अब यहाँ देखो 2 3 6, तो यहाँ भी √3x बचेगा, एंड यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी √2 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ जो 2 है ये 2 अंडर रूट के गुणनखंड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, अब यहां इसे आप एक ब्रैकेट में कर लो, जो आपका ये है एंड ये है, इसे आप एक ब्रैकेट में कर लो, जो √3x है माइनस √2 है, एंड ये एक ही आपको लेना है √3x माइनस √2, बस यही आपका हो जाएगा। और अगर आपसे कोई कहे मान ज्ञात करो, तो एक काम करना, यहाँ जो √3x है माइनस √2 इसको बराबर 0 लिख देना, ठीक है, एक एक को। तो यहाँ से जो आपका √3x आएगा वो बराबर, इधर माइनस √ है तो इधर प्लस √2 हो जाएगा, और x बराबर जो होगा वो बड़ा √ लगा लो, और बड़ा क्योंकि दोनों √ में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है और यहाँ ये आपका 3 आ जाएगा, ये हमारा एक आएगा। और सेम प्रोसेस आपको दूसरे में भी करना है, क्योंकि सेम है तो उतना ही मान इसका भी आएगा, देख लो। यहाँ भी √3x है माइनस √2 है बराबर 0 है, एंड यहाँ से भी √3x बराबर √2, और यहाँ से भी x बराबर आपका आएगा √2/3, और इसका भी मान इतना ही आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना था, और बहुत इंपॉर्टेंट गुणनखंड है, याद रखना, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आए और 4 नंबर में, तो आप थोड़ा सा माइंड सेट करके बैठ कर लगा लेना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों को दिक्कत है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने वाला वो नहीं है, ये दूसरे टाइप का है। लिखा हुआ है, यदि जो आपका ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, मतलब ये जो ABC है ये अंतःकोण हो, तो आपको सिद्ध करना है sin B + C/2 बराबर आपको cos A/2, आपको इसके बराबर सिद्ध करना है। कैसे करोगे ये आप लोग जानो, ठीक है। नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपको कन्फ्यूजन, जो आपका कन्फ्यूजन है वो समझ में आ जाएगा, दूर हो जाएगा। अब अगर ABC जो है त्रिभुज के अंतःकोण है, तो अब आप लोग बताओ जो त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, वो आप लोग जान जाना, ठीक है। वी नो डैट, यानी कि चलो हम हिंदी में लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब बताओ यहां कितने अंतःकोण दिए हुए हैं, ABC, यानी कि अगर आप A को प्लस करोगे, V को प्लस करोगे एंड C को प्लस करोगे, तो वो आपका 180 के बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इसके चलो, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, A है, ठीक है, इधर आपका A है, तो इधर आप A ट्रांसफर कर लो, बराबर के इधर क्या है, A है।
आप थोड़ा इसका सहायता लो, ए है तो आप इधर ए को ट्रांसफर करो, इधर b प्लस सी है तो इधर b प्लस सी ही रहने दो, थोड़ा थोड़ा आपका इक्वेशन बनने लगेगा। 180 माइनस ए, अब थोड़ा थोड़ा देखो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि b प्लस सी इधर है और a इधर है, ठीक है। अब आप दोनों में 2 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दोनों में 2 से भाग दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना और 180 माइनस ए बटे 2 से भाग दो, यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। ओके, अब हमें फाइनली मिला क्या कि v प्लस सी जो होता है v प्लस सी बटे 2 वो बराबर हमें मिला है किसके, वो 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 के, इतना हमें मिला। अब दोनों में आपको क्या लग रहा है, इसमें भाई साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो साइन लगा हुआ है तो साइन से भाग दे दो, दोनों पक्षों में साइन से भाग देने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो साइन थीटा जिसे कहा जाता है साइन, तो यहां अगर आप साइन लोगे तो यहां आप साइन इधर लिख लो और b प्लस सी बटे 2 और बराबर आप साइन 90 माइनस थीटा ए बटे 2, ये आपका थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा। और आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अब आज मैं आपको बता देता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन यहां मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा वो बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। जो थीटा हो वो ले, जैसे यहाँ थीटा है वहां आपका a बटे 2 एक थीटा है, ये जो 1 बटे 2 ये एक थीटा है, ठीक है। तो अब आपको यहां मिलेगा क्या, ये आपका साइन b प्लस सी बटे 2 आपका ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये जो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस और यहाँ थीटा a बटे 2 है, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, अब अतः आपका जो है ये साइन है, b प्लस सी है बटे 2 है बराबर कॉस a बटे 2। बताओ, हमें यही तो सिद्ध करना था, देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ, यही तो हमें सिद्ध करना था, साइन b प्लस सी बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2 एंड कॉस a बटे 2 एंड कॉस a बटे 2, ठीक है, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सिद्ध करना है, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, और अगर आप चाहो तो ओनली 2 मिनट में आप सिद्ध कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखना ध्यान से, छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से देखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप माइंड सेट कर लेना। लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखो वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस बराबर हमारा है 6 सेंटीमीटर। चलो हमारा ये रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, वो 60 डिग्री है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तब जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो बराबर होगा हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक सूत्र, और मैंने इन सारे सूत्रों को पढ़ाया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है बटे 360 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7 इंटू आपका क्या है ये 6 है इंटू 6 है, क्योंकि 2 बार 6 ले लो, त्रिज्या का स्क्वायर है। यहाँ से आपका 6 1/6 हो जाएगा। एंड और क्या करोगे, यहाँ अगर आप करोगे
तो बहुत इजी है, 6 से 6 कट जाएगा। अब आपका अगर कुल देखा जाए तो वो आपका आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट लगभग इतना आएगा, लगभग। तो आपको पता चल गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ से अगर एक बात किया जाए, यहाँ 6 दुनाई 12 और आपका 6 दूनी 12 एक 13/7, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है। मैंने इसी को भाग दे दिया, इतना आया है। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ये लिख सकते हो, पॉइंट में लिखना चाहते हो ये, और बटे में ये। तो ये था हमारा आज का कई सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया हूँ। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।